नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। आज यूपी विधानसभा में कोडीन सिरप के मामले में सीएम योगी की वो हुंकार सुनाई दी जिसने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया। इस हुंकार के साथ ही यूपी ने प्रदेश के विकास के लिए रखे गए कदमों की आहट भी सुनी गई। खबर बांके बिहारी ट्रस्ट की भी है, साथ ही खबर पश्चिम बंगाल के सियासी रण में चल रहे दांवपेच की भी है। आपको टीएमसी से निष्कासित एक ऐसे विधायक के बारे में बताएंगे जिसने ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। जो साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आपको अरावली हिल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठ रहे सवालों पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया, यह भी बताएंगे। साथ ही खबर भारत के एक और देश से मुक्त व्यापार एग्रीमेंट की भी है। बुलेटिन में खबर बांग्लादेश में मचे घमासान से लेकर देश में लगातार गिरते तापमान की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी की उस गरज के साथ जिसने कोडीन कप सिरप मामले में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सबसे पहले यह रिपोर्ट। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, यह भी तय है अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान, शब्दों में सपा की दास्तान, बुलडोजर का नाम और आरोपियों को ना बख्शने का काम। सदन के पटल पर गूंजती सीएम योगी की यह आवाज और यह आक्रामक अंदाज सोमवार को सपा के उस विरोध प्रदर्शन पर भारी नजर आया जिसकी नींव यूपी विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक रखी गई थी। यूपी विधानसभा के बाहर हाथों में कोडीन सिरप कांड के विरोध के बैनर लेकर पहुंचे सपा नेताओं ने सोमवार की सुबह खूब माहौल बनाने की कोशिश की और सदन के अंदर बयानों से सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। लेकिन सपा की यह रणनीति तब धाराशाही हो गई जब सीएम योगी ने इस मुद्दे पर अपने ही अंदाज में बोलना शुरू किया। कोडीन कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने सब जारी किया था। वो फोटो रिलीज हो रही है। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीएम योगी ने तंज के रूप में नमूने शब्द का इस्तेमाल किया तो यूपी से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सीएम योगी का इशारा साफ था कि इस बयान के बाद अखिलेश यादव भी नहीं चुके और अपनी अगली सियासी चाल के बदले नया ट्वीट करते हुए बीजेपी पर ही तंज कस दिया। लिहाजा नमूने के नाम पर नींव अब यूपी के सियासत में पड़ गई है और इस सब की शुरुआत तब हुई जब सोमवार को सदन में सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार से सवाल कर डाला। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या माननीय सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां हो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। दरअसल कोडीन सिरप कांड इस समय यूपी के सबसे चर्चित मुद्दों से एक है।
और विपक्ष इसे सत्ता पक्ष से जोड़कर विरोध कर रहा है। अतुल प्रधान ने भी सदन के अंदर यही कोशिश की और सरकार से सवाल किया। इसके बाद इस सवाल पर खुद सीएम योगी जवाब देने उठे और पहले तो सदन में आंकड़ा रखा। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारण सामने आई है। पूरा प्रकरण इलीगल यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। आंकड़ों के बाद सीएम योगी ने सपा विधायक के उस सवाल का जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने बुलडोजर के बारे में पूछा था। यही नहीं, सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में फिर से सपा को ऐसा घेरा कि उसी का सियासी दांव उल्टा पड़ता नजर आया। आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी की तड़फड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर एक्शन भी होगा, लेकिन तब विपक्ष शोर न मचाए। फिलहाल सरकार ने अब तक 89 केस दर्ज कर 78 गिरफ्तारियां की है और 134 फर्मों पर छापेमारी हुई है।
और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी विधानसभा में सीएम योगी की गरज के साथ विकास के लिए रखे गए कदमों की आहट भी सुनाई दी। यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। प्रदेश के विकास के लिए दिए गए बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या खास रहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। ये ऐलान विकास की धारा यूपी विधानसभा में हुआ। ये ऐलान उन योजनाओं को तेजी देगा जिनकी रफ्तार बजट की कमी के कारण धीमी पड़ रही थी। यूपी विधानसभा में किया गया ये ऐलान प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ कई क्षेत्रों में ऊर्जा भरने का काम भी करेगा। सोमवार को यूपी विधानसभा में प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है। माननीय, जैसे दरख्त की जड़ों में ताकत और स्थिरता होती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट राज्य की समृद्धि और विकास के लिए मजबूत आधार बनेगा। सोमवार को यूपी विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट की कुछ खास बातें आइए हम और आप मिलकर जान लेते हैं। यूपी सरकार ने कैबिनेट से पास कराने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। बजट का कुल आकार 24,496.98 करोड़ रुपए है। ये मूल बजट यानी 8,08,000 करोड़ का लगभग 3.03% है। बजट में सरकार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि दी है। एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भी धनराशि के साथ साथ लोक निर्माण विभाग को भी सड़क परियोजनाओं के लिए राशि प्रदान की गई है। ग्राम विकास, धर्मार्थ कार्य और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार ने अनुपूरक बजट में धनराशि दी है। बजट में राजस्व लागत जो सरकार के दैनिक कामकाज और वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होता है, उसके लिए भी 18,369.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च जिसमें नई संपत्ति खरीदना, पुरानी संपत्तियों को अपग्रेड करना या उनके रखरखाव पर खर्च किया जाता है, उसके लिए 6,127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए साल के सिर्फ कुछ दिन पहले विधानसभा में पेश हुआ अनुपूरक बजट नए साल को अच्छी शुरुआत देगा। वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले प्रदेश को मिली ये राशि कई योजनाओं के लिए मददगार साबित होगी। सोमवार को पेश हुए अनुपूरक बजट पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस अनुपूरक बजट को संविधान के अंतर्गत सरकार को अधिकार है। इसे जब कोई खर्चे की जरूरत होती है, खर्चा कम होता है, तो उसको फिर कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए उसे अनुपूरक के रूप में सदन के पटल पर रखना पड़ता है और सदन जब उसकी मंजूरी दे देता है तो सरकार वो पैसा खर्च कर पाती है, स्वतः नहीं रह पाती। इसलिए जब कभी इनको अधिकार है, सरकार को अधिकार है और संविधान में व्यवस्था है अनुपूरक लाने का, अब ये देखना अनुपूरक किस लिए ला रहे हैं, इस पर बात होगी। विकास के लिए बहुत आवश्यक था। प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लाइन आर्डर तक, और औद्योगिक निवेश के मामले में भी प्रदेश अव्वल दर्जे पर है। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आप सबके मनसा के अनुरूप प्रदेश सरकार लगातार चतुर्मुखी विकास कर रही है। विकसित होते यूपी की गवाही प्रदेश की लगातार बढ़ती जीएसडीपी दे रही है। भारत सरकार के पत्रक के अनुसार यूपी की जीएसडीपी करीब 31.14 लाख करोड़ रुपए आकी गई है, जो पहले के अनुमानों से ज्यादा है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सोमवार को पेश हुआ अनुपूरक बजट भी ऐसे ही प्रदेश में कई क्षेत्रों को मजबूती देने का काम करेगा। बजट में सबसे बड़ा हिस्सा 4,874 करोड़ रुपए का प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए दिया गया है, जिसमें प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र को
4,521 करोड़ रुपए मिले हैं। चिकित्सा सुविधाएं और योजनाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग को 3500 करोड़ रुपए, वहीं नगर विकास को 1758.56 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 करोड़ रुपए, नेडा को 500 करोड़ रुपए, मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़ और गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपए। ये प्रावधान विभिन्न विभागों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए है, जिसमें कृषि, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वित्तीय वर्ष पूरा होने से कुछ महीने पहले इस पेश हुए अनुपूरक बजट में क्या है और प्रदेश में चल रही योजनाओं में इसका कितना महत्व होता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। अनुपूरक बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जो मुख्य बजट के बाद आमतौर पर साल के मध्य में पेश किया जाता है, जब सरकार को पहले से पारित बजट से अधिक खर्च की जरूरत पड़ती है, जैसे नई योजनाएं, आपात स्थिति और विकास कार्यों में वृद्धि। तो ये बजट सदन में मंजूरी से लेकर लागू हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण योजनाएं रुकावट से प्रभावित ना हो। ये बजट विधानसभा में यूपी लोक वित्त और वित्तीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम 2004 की धारा 65 के तहत पेश किया गया। देखिए, ये अनुपूरक जो होता है ये एक मेन बजट के साथ आता है और वो जो कुछ कार्य होते हैं जिसके अंदर उसको करने पड़ते हैं और कुछ कार्य जो पाइपलाइन में होते हैं उसके लिए बजट लेकर आते हैं। तो ये आपको साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो विकास की हो, उन सब के लिए कुछ न कुछ बजट दिया गया है। तो उसका स्वागत करते हैं और इससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को और विकास की दृष्टि से लाभ मिलेगा। यूपी के इतिहास में वित्तीय वर्ष के बीच में पेश हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जो प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया गया है। ये बजट न सिर्फ विकास को रफ्तार देगा, बल्कि जरूरी खर्चों की भी पूर्ति करेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और ये कानून बन गया है। इस कानून से मंदिर प्रबंधन के लिए विशेष ट्रस्ट बनेगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। एक रिपोर्ट। अयोध्या के श्री राम मंदिर और शिव की नगरी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के बाद यूपी के प्राचीन मंदिरों में एक नाम और जुड़ गया है, जिसके बेहतर प्रबंधन और रखरखाव के लिए खुद का एक ट्रस्ट होगा। वो मंदिर कोई और नहीं बल्कि वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, जो लंबे समय से ट्रस्ट बनाने को लेकर चर्चा और बहस के केंद्र में रहा है। अब ट्रस्ट बनाने को लेकर उठने वाली बहस पर विराम लग गया है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। नए कानून से मंदिर की सभी चल अचल संपत्तियां चढ़ावा और दान ट्रस्ट के अधीन हो जाएंगे, जिससे फंड्स का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। ट्रस्ट बनाने के पीछे विशेष जोर श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर दिया गया है। हर साल लाखों भक्तों की भीड़ को देखते हुए बेहतर भीड़ प्रबंधन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा। साथ ही पेयजल, प्रसाद वितरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को भी गति मिलेगी। बांके बिहारी मंदिर के ट्रस्ट को बनाने को लेकर तमाम मानकों का बखूबी ध्यान रखा गया है। साधु संतों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया गया है। बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट कुल 18 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें 11 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे, जिनमें साधु संत, मुनि, गुरु, विद्वान, महंत और आचार्य शामिल हो सकते हैं। साथ ही गोस्वामी परंपरा से स्वामी हरिदास जी के 2 वंशज भी इसके सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में मथुरा के डीएम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और राज्य सरकार के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ट्रस्ट की बैठक हर 3 महीने में होगी, जिसकी सूचना 15 दिन पहले देनी होगी। ट्रस्ट के निर्माण को लेकर तमाम बहसें न्यायालय से लेकर मंदिर तक खूब हुई।
कई बार तो न्यायालय ने ट्रस्ट के निर्माण को लेकर सरकार पर टिप्पणी की। जब से मंदिर ट्रस्ट के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, राजनीतिक बयान भी आने लगे हैं। हम लोगों का संकल्प रहा है कि जो भी, चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, वो जो एक ट्रस्ट के माध्यम से उनको हम लोग विकसित करेंगे और ट्रस्ट फिर उस मंदिर के विषय में आगे जो कार्य करना चाहे वो करेगा। तो वो ट्रस्ट बन रहा है, ये स्वागतपूर्ण है। और साथ ही साथ जो सालों का जो एक सपना रहा है कि बांके बिहारी का जो मंदिर है वो और भव्य बने, वो अब सपना पूरा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, और मैं पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत मतलब बधाइयां देता हूं। प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर। राज्यपाल की सहमति के साथ श्री बांके बिहारी ट्रस्ट को वैधानिक आधार प्राप्त हो गया है। भाजपा सरकार के नेतृत्व में मंदिरों के लिए गठित ट्रस्टों का उद्देश्य पारदर्शी प्रबंधन, बेहतर व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार रहा है। श्री बांके बिहारी मंदिर में भी ये फैसला आस्था और व्यवस्था के संतुलन को और मजबूत करेगा और आने वाले समय में मंदिर प्रबंधन को नई दिशा देने वाला साबित होगा। और अब खबर अरावली से। बीते कुछ दिनों से सियासत का केंद्र बनने वाली अरावली की पहाड़ियों से जुड़ी इस खबर पर हम नजर डालते हैं, जिस पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली विवाद पर साफ कर दिया है कि एनसीआर में किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया और सियासी दावों में फैली अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है। एक रिपोर्ट। इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया। यही कारण है कि 2014 में इस देश में जहां केवल 24 रामसर साइट्स होती थी, भूपेंद्र यादव का यह बयान पिछले कुछ दिनों से देश में फैले अरावली को लेकर शुरू हुए उन सभी विवादों पर सीधा विराम है। इस बयान में वो सच्चाई है जिससे देश की जनता अनजान थी। दरअसल देश भर में ऐसी अफवाहें फैली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी है और अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव कर इसमें बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें इस तरह का दावा किया गया था। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। अपने दिए गए बयान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह साफ किया है
कि 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ी के बॉटम यानी जिस स्थान तक पहाड़ी का आधार फैला होता है वहां से मानी जाती है, यानी पहाड़ी के नीचे से 100 मीटर ऊपर तक का पूरा इलाका संरक्षित होगा। इसके बावजूद कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर मार्च निकाला। आज NSU जोधपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा अरावली बचाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में NSU के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो रिकमेंडेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया कि 100 मीटर से जो भी कम रेंज की पहाड़ियां हैं उसको अरावली में नहीं माना जाएगा। अरावली हमारे राजस्थान का और देश का भविष्य है। जो जोधपुर की धरती, यहाँ के लोग माता देवी विष्णु ने अपने एक पैर को बचाने के लिए अपने हजारों लोगों को इस संगठन में साथ में लेकर उन्होंने अपने सर का धड़ से अलग करने का काम किया था। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम जोधपुर के वो वीर धरती के वो वीर पुरुष है जो इस अरावली बचाओ देश बचाओ के आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला करीब 692 किलोमीटर लंबी है, जबकि राजस्थान में ही इसका हिस्सा 550 किलोमीटर तक आ जाता है। भारत की अरावली का इतिहास पुराना रहा है। अरावली न केवल भूवैज्ञानिक इतिहास की किताब है, बल्कि ये खनिजों से समृद्ध है, जिसमें कई नदियों का स्रोत भी है। अब एक नजर अरावली के इतिहास पर डालते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण एक लंबी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। अरावली का नाम संस्कृत शब्द अरावली से आया है। इसका अर्थ है पत्थरों की पंक्ति। ये प्रोटेरोजोइक युग यानी आज से लगभग 2.5 अरब से 550 मिलियन वर्ष पहले बनी है। उस समय पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से समुद्र में था। भारत उस समय एक छोटा सा महाद्वीप हुआ करता था, जो बाद में गोंडवाना में शामिल हुआ। अरावली भारत की प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है और उत्तरी भारत को शुष्क हवाओं से बचाती है। अरबों साल पहले जब धरती पर जीवन की पहले सांसें ली जा रही थी, तब भी अरावली सीना ताने धरती पर खामोश खड़ी थी। इसने न सिर्फ बढ़ते रेगिस्तान को रोका और उत्तर भारत को पानी और हरियाली भी दी, बल्कि खुशहाल जीवन भी दिया। अब एक नजर अरावली द्वारा दिए गए योगदान को भी तफसील से समझते हैं। ये भारत की प्राकृतिक हरी दीवार है, जो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। जल संरक्षण योगदान। अरावली कई नदियों का स्रोत है। ये नदियां कृषि और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक रूप से ये जल चक्र में मदद करती हैं। खनिज योगदान। अरावली खनिजों से भरपूर है। ये जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी और संगमरमर यहाँ पाए जाते हैं। जैव विविधता का योगदान। ये एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। यहाँ 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, तेंदुआ, स्लॉथ बियर जैसे जानवर हैं। जानवरों और वनस्पतियों का लंबा चौड़ा कॉरिडोर है। अरावली पर विरोध लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने एक पृष्ठभूमि नोट में इस दावे को भी खारिज किया है कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी गई है। सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध केवल पहाड़ की चोटी या ढलान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पहाड़ी तंत्र और उसके भीतर आने वाले भू आकारों पर लागू होता है। समाचारों में बात करेंगे बांग्लादेश की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें
आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए समाचारों में आपका स्वागत है और बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल की सियासत की उस खबर पर हम बात करते हैं जिसे ममता बनर्जी की चिंता को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। जी हां, ममता बनर्जी की चिंता को बढ़ाने वाला ये जो सियासत है, दरअसल टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और बंगाल चुनाव के कुछ महीने पहले उनका ये फैसला अब सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों वाला माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको आंकड़ों के साथ समझाते हैं पूरा मामला। बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। किसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। ये टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर हैं। कभी ममता बनर्जी के हितैषी होते थे, मगर आज यही ममता बनर्जी के लिए सियासी आफत बनते नजर आ रहे हैं। बयान तो अभी तक यही कह रहे हैं और काम भी यही कह रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस वोट बैंक के दम पर सत्ता में सालों से काबिज हैं, इस बार उस वोट बैंक में हुमायूं कबीर सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब सोमवार को अपनी अलग राजनीतिक पार्टी जेयूपी का ऐलान कर दिया। आपका पार्टी का पूरा नाम एक बार बताइए और क्या उसका ये रहेगा, मोटो रहेगा? पूरा नाम और मोटो बाद में मिलेगा। मैं तो बोल दिया, जेयूपी जनता उन्नयन पार्टी, जनतार जन्य पार्टी। तार फुल फर्म যখন ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসবে, কালই আমি ইলেকশনের কমিশনের কাছে যাব বা যখন এফিডেভিট দাখিল করার পর যখন इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव थी वो मिल जाएगा, बाद में आपको पता मिल जाएगा। दरअसल हुमायूं कबीर का ये कदम सीधा पश्चिम बंगाल की सियासत पे असर डालने वाला है, क्योंकि पहले ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का ऐलान करके जिस तरीके की भीड़ जुटाई थी, उसे देखकर सियासत को समझने वालों को यह अनुमान लगाने में तनिक भी वक्त नहीं लगा कि हुमायूं कबीर का यह कदम मुस्लिम वोट बैंक पर असर डालने वाला है। और अब राजनीतिक पार्टी को बनाकर हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासी जमीन पर नई लकीर खींच दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 150 सीटों पर 15% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 46 विधानसभा सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट अहम भूमिका में माना जाता है। 2021 में टीएमसी को 75% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। लिहाजा ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया, उससे पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। हुमायूं ने बेलडांगा में आयोजित जनसभा के दौरान जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी के ऐलान के साथ ही अपने 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। कितना अनाउंस किया, कितना कंटेस्टेड? 7 कैंडिडेट का। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा दोनों को तय कर चुके हैं। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दांव चल चुके हैं, तो अब नई पार्टी बनाकर बंगाल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं।
क्योंकि हुमायूं कबीर की नजर अब बंगाल के 29% मुस्लिम वोटरों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बने हुए हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है। ये 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में है। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ममता बनर्जी की लगातार 3 बार जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद का मुद्दा मुस्लिम वोटरों को बांट सकता है। कम से कम मुर्शिदाबाद में तो लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 10 सीट जीतने का दावा कर दिया है, जबकि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। हुमायूं कबीर ने यह भी साफ किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 294 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी एक तरह से ये ऐलान ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने का है। हालांकि हुमायूं कबीर ने नई पार्टी के ऐलान पर बीजेपी और टीएमसी तंज कसती नजर आ रही है। कुछ तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पार्टी का नाम थोड़ा गलत कर दिया वो एक्चुअली जामात पार्टी है, जामात उन्नयन पार्टी है। ये कम्प्लीटली जो रेडिकलिज्म चल रहा है बांग्लादेश, उसको पश्चिम बंगाल में लाने के लिए जिसको खुश हुआ वो किया है। हमारा क्या हुआ कि दल कर हमारे को भी दल करता हमारे की जो दीदी बोला आपको, उसको ज्यादा बोलने का औकात हमारा नहीं है। कुल मिलाकर अगर हुमायूं कबीर की कही बातें सच हुई तो उनकी नई पार्टी टीएमसी के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हुमायूं कबीर का ये कदम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण भी पैदा कर सकता है, लेकिन साथ में सवाल ये भी है कि क्या हुमायूं का ये दांव उन्हें बंगाल की सियासत में बड़ा खिलाड़ी बनाएगा या सिर्फ एक शोर साबित रहकर रह जाएगा। और अब व्यापार के लिहाज से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता लागू कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। Today is a big day for New Zealand. We have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. Of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers and one of the fastest growing economies in the world. When New Zealand businesses can sell more, they grow, and when they grow, they hire more people, and that creates opportunities right across the country. अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गाड़ी भले ही फिलहाल सिग्नल पर खड़ी हो, लेकिन भारत की वैश्विक व्यापार एक्सप्रेस पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। दुनिया के अलग अलग कोनों से भारत नए आर्थिक पुल बना रहा है। 9 महीने की लगातार बातचीत, कठिन शर्तें और लंबी रणनीतिक चर्चाओं के बाद आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर डील सोमवार को फाइनल हो गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को इसकी अनाउंसमेंट की। इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत में मिडिल क्लास तक आसान पहुंच मिलेगी। डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% यानी 95% सामानों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ या तो खत्म कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। ये सिर्फ 2 देशों के बीच एक समझौता ही नहीं, बल्कि भारत की बदलती व्यापार नीति का एक बड़ा उदाहरण भी माना जा रहा है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ आयात निर्यात ही नहीं, बल्कि समानता, प्रतिस्पर्धा और साझेदारी की शर्तों पर सौदे कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत समाप्त की और एक बहुत ही द्विपक्षीय लाभ देने वाला करार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज बातचीत की और बातचीत के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोहर लगाई, उसको स्वीकार किया।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे किसानों के हित, हमारे मछुआरों के हित, हमारे डेयरी के हितों को संरक्षित रखा है। हमने हमारे एमएसएमई, लघु उद्योग, सक्षम लघु और मध्यम उद्योग को और बल देने वाले और तेजी से आगे बढ़ने वाले एफटीए के, विशेषकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स, वस्त्र क्षेत्र, होम डेकोर, अपैरल, लेदर, चमड़े का व्यापार, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इन सब में नए अवसर खोलेगा। देश के कोने कोने तक हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे डेयरी को नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हमारे फल फूल बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजीज का लाभ मिले, ऐसे कई सारे प्रावधान इस एफटीए के माध्यम से भारत के किसानों की आमदनी, हमारे कामगारों की आमदनी, एमएसएमई सेक्टर के लिए नए रोजगार, नए विकास के मौके और हमारे युवा युवतियों को, स्टार्टअप्स को, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे युवा युवतियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामानों पर आयात शुल्क या तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है या फिर उसे काफी हद तक घटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले ही दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यानी भारतीय बाजार में डेयरी, वूल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी और कई इंडस्ट्रियल सामान अब सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। अब आखिर इस डील से भारत को किस सेक्टर में कैसे फायदा होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। भारत के आईटी, फार्मा और सर्विसेज सेक्टर को बेहतर एक्सेस मिलेगा। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड में वर्क वीजा और स्टडी के दौरान जॉब के ऑप्शंस बढ़ेंगे। म्यूचुअल रिकॉग्निशंस एग्रीमेंट्स यानी MRAS से क्वालिफिकेशन को मान्यता मिलेगी। भारत के एमएसएमईज, किसान और यंगस्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिला करेगी। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि इस समझौते से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। देश के हर एक सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज, ऑटो पार्ट्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टर्स न्यूजीलैंड के बाजार में अब और मजबूत पकड़ बना पाएंगे। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के व्यापारियों के लिए भारत एक बड़ा अवसर बन सकता है, क्योंकि भारत की आबादी और बढ़ती परचेजिंग पावर उनके डेयरी, ताजे फल और ऊन उद्योग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकती है। इस डील से भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो भारत नए रास्ते खुद बना लेता है। ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में किया है, और सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं वो भारत से ऐसे देशों के साथ किए हैं जो भारत के साथ स्पर्धा में नहीं है, पर भारत के अर्थव्यवस्था को और बल देते हैं और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मौके और अवसर देते हैं। 7 एग्रीमेंट ऐसे देशों के साथ है जो विकसित है, जिनका पर कैपिटा जीडीपी भारत से कई गुना अधिक है। सारे इस एफटीए में प्रावधान है, विशेषकर 1,80,000 करोड़ रुपए अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड की कंपनियां निवेश करेंगी भारत में, जिसका हम सब जानते हैं कि एफडीआई में नंबर 1 महाराष्ट्र रहा है, वर्षों से रहा है, और देवा भाऊ के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और अधिक एफडीआई आए, और न्यूजीलैंड से भी एफडीआई महाराष्ट्र में आए, उसका हम महाराष्ट्र की सरकार के साथ प्रयास करेंगे। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ की दीवारें गिरेंगी, बाजारों के दरवाजे खुलेंगे और व्यापार की रफ्तार को नया बूस्ट मिलेगा। भारतीय कपड़ा, फार्मा, आईटी, ऑटो पार्ट्स और जेम्स और ज्वेलरी को न्यूजीलैंड में सीधी और आसान एंट्री मिल सकेगी, जबकि
एफटीए से जुड़ी इस खबर के साथ ही न्यूज 360 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।